बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं। इससे पहले हम पीछे जो है वो इंट्रोडक्शन और प्लांट्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं और फर्टिलाइज़र्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड, इंसानी खुराक के अज्जा। अब ये जो हम इंसान की बात करते हैं तो आपको पता है कि हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि इंसान जो है ये किंगडम एनिमेलिया में इंक्लूड किया जाता है। तो इंसान हो या बाकी जितने भी एनिमल्स हों, इनकी जो फीडिंग है, इनकी जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट्स की निस्बत कम्प्लेक्स होती है। अगर हम प्लांट्स से इनका कंपैरिजन करें तो प्लांट्स को तो जो है वो कोई सिंपल किस्म के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन एनिमल्स को वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स और कम्प्लेक्स किस्म के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो आए बेटा स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को। सबसे पहले मैंने हेडिंग दी है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड की। द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स आर रिलेटिवली कम्प्लेक्स एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। अभी जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि ह्यूमन की और दूसरे एनिमल्स की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्लांट्स की निस्बत ज़रा कम्प्लेक्स होती हैं, और ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स जो हैं, यानी जो न्यूट्रिएंट्स ह्यूमन को रिक्वायर्ड होते हैं वो कौन कौन से हैं। द न्यूट्रिएंट्स यूज्ड बाय ह्यूमन इंक्लूड, क्या क्या चीज़ें आती हैं उसमें। सबसे पहले उसमें कार्बोहाइड्रेट आते हैं, फिर उसमें लिपिड्स आते हैं, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, मिनरल्स और वाइटामिन्स। ये 6 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो ह्यूमंस की फीडिंग में, ह्यूमन की न्यूट्रिशन में रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा ह्यूमंस को, इन 6 न्यूट्रिएंट्स के अलावा ह्यूमंस को वाटर भी रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आपको पता है हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मीडियम ऑफ लाइफ है। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑर्गेनिज़म्स की बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो जितने भी ऑर्गेनिज़म्स की बॉडी में हो रहे होते हैं वो सब के सब एक्वेटिक मीडियम में होते हैं, एक्वस मीडियम के अंदर होते हैं, यानी पानी के अंदर वो हो रहे होते हैं। तो इसलिए इंसान को इन 6 मेन न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ पानी भी रिक्वायर्ड होता है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स ह्यूमन ऑल्सो रिक्वायर वाटर, ह्यूमन को पानी की भी ज़रूरत होती है। इसके बाद आज हम इन 6 में से जो 2 न्यूट्रिएंट्स हैं ह्यूमंस के उनको पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को और लिपिड्स को। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से हासिल होता है, इसका हमारे एनर्जी के हवाले से कितना अहम किरदार है, वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ये हमारे लिए, तमाम एनिमल्स के लिए, ऑल एनिमल्स, तमाम एनिमल्स के लिए ये सबसे बुनियादी ज़रिया है एनर्जी का, सबसे बेसिक सोर्स है एनर्जी का। अब देखें, हम अगर वेजिटेबल्स खा रहे होते हैं, ठीक है, तो उनमें भी कार्बोहाइड्रेट है। हम फ्रूट्स ले रहे होते हैं तो उनमें भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। हम जो है वो व्हीट फ्लोर यानी गंदम का आटा जो होता है उसको खाते हैं तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। मिल्क, दूध पी रहे होते हैं तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इंसान और इसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं सब के लिए जो बेसिक सोर्स है एनर्जी का वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद अब देखें नेक्स्ट कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। अबाउट हाफ टू 2/3, अबाउट हाफ टू 2/3 यानी आधे से 2/3, यानी अगर मिसाल के तौर पर अगर हम एनर्जी रिक्वायरमेंट के 3 हिस्से बनाएं, 3 पार्ट्स बनाएं, तो उनमें से हाफ या 2/3 एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो डेली की हमारी ह्यूमंस की या दूसरे एनिमल्स की होती हैं वो हम कार्बोहाइड्रेट से पूरी कर रहे होते हैं। ठीक है। अबाउट हाफ टू 2/3 ऑफ द टोटल कैलोरीज एवरी एनिमल कंज्यूम्स डेली। रोज़ाना की बुनियाद पर हर जानवर, हर एनिमल जो है वो जो हाफ से, आधे से 2/3 तक एनर्जी यूज़ कर रहा होता है, कैलोरीज यूज़ कर रहा होता है, वो किससे मिल रही होती हैं, आर फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, वो कार्बोहाइड्रेट से मिल रही होती हैं।
अच्छा, ये जो नेक्स्ट लाइन है ना इसकी, ये नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से कि सबसे इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। एनिमल्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट जो एनिमल्स को रिक्वायर होता है वो ग्लूकोज होता है। आपको पता है कि 7th चैप्टर जो बायो एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर है उसमें हम सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ के आए हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो मेन मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा होता है जिससे हम एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं वो ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज जो है ये इज़ द मोस्ट ऑफन यूज्ड कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। एनर्जी के लिए तमाम ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स भी और प्लांट्स भी, चाहे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर, सब के लिए जो सबसे बेसिक सोर्स है एनर्जी का वो असल में ग्लूकोज ही होता है, क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज को ही सेलुलर रेस्पिरेशन के मैकेनिज़्म में यूज़ करने का एक पूरा सिस्टम मौजूद होता है। तो ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। ग्लूकोज क्या है? इज़ द मोस्ट ऑफन यूज्ड कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। इसके अलावा और भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ अकेला ग्लूकोज ही कार्बोहाइड्रेट है, और भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनसे हम एनर्जी ले रहे होते हैं या जिनको हम एनर्जी के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो उन कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? अदर कार्बोहाइड्रेट्स में माल्टोज आता है, लैक्टोज आता है, सुक्रोज और स्टार्च। अब माल्टोज क्या चीज़ है? ये जितने भी ऑरेंज फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर जो हमें मिठास जो है महसूस होती है वो मिठास असल में माल्टोज शुगर की होती है। इसके बाद लैक्टोज है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम मिल्क की बात करें या योगर्ट की बात करें, दही की, तो उनके अंदर जो है जो शुगर होती है, जो कार्बोहाइड्रेट होती है, वो क्या है? वो लैक्टोज है। और उसके बाद है सुक्रोज, हमारी ये जो टेबल शुगर है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, चीनी, उसका जो केमिकल नेम है, बायोकेमिकल नेम, वो सुक्रोज है। और ये हमें किससे हासिल हो रही होती है? ये हमें शुगर केन से हासिल होती है, गन्ने से ये हासिल हो रही होती है। और लास्ट पे है स्टार्च। स्टार्च क्या चीज़ है? स्टार्च जो है ये एक पॉलीमर होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का। ढेर सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स एक बॉन्ड के ज़रिए, जो आप फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, वो उस बॉन्ड के ज़रिए से ढेर सारे हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और जो बॉन्ड बनने के बाद पॉलीमर बनता है उस पॉलीमर को कहते हैं स्टार्च। इसके अलावा स्टार्च जो है ये प्लांट्स के अंदर स्टोर्ड फूड भी है, यानी प्लांट्स जो अपनी एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके अलावा और भी होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन आपकी बुक में इतने ही बताए हुए हैं, ठीक है, इसलिए आपने इनको याद रखना है। एक बार दोबारा से सुन लें कि माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और स्टार्च ये ग्लूकोज के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको ह्यूमन और अदर एनिमल्स जो हैं वो एनर्जी सोर्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद है सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, के इंसान जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स लेता कहाँ से? हम असल में ये टॉपिक ह्यूमन न्यूट्रिशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा जो है वो ह्यूमन को ही पॉइंट करेंगे यहाँ पे कि ह्यूमन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स ले कहाँ से रहे होते हैं, उन्हें कहाँ से हासिल हो रहा होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें ब्रेड से हासिल होता है, पास्ताज, ब्रेन, पोटैटोज, बीन्स, राइस, सीरियल्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट हासिल हो रहा था। शुरू में भी मैंने बताया है कि हम रोटी खाएं, दूध पिएं, फ्रूट खाएं, वेजिटेबल खाएं, कोई भी चीज़ इस तरह की ले रहे होते हैं खुराक के तौर पर, और यही हमारी स्टेपल फूड्स भी हैं। तो इनको जब हम खा रहे होते हैं तो असल में हम कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कर रहे होते हैं, जिनकी बाद में ब्रेक डाउन होती है, और ब्रेक डाउन होने के बाद ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर, और एब्जॉर्ब होने के बाद उसकी फिर जब हर सेल तक उसकी ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है तो वहाँ पे सेल के अंदर पहुँच के उसकी सेलुलर रेस्पिरेशन होनी होती है, जो कि हम लास्ट चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ चुके हैं। तो ये तो हो गए इसके सोर्स के, हमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये हासिल कहाँ कहाँ से हो रहे होते हैं। अच्छा, एक साइड बॉक्स दिया गया है आपकी बुक में, उसको भी देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये मोस्ट कॉमन सोर्स होता है एनर्जी का। यानी शुरू में भी हमने बात की है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये बेसिक सोर्स हैं एनर्जी का। तो कार्बोहाइड्रेट्स को मेनली हमारी बॉडी, इंसानों की बॉडी या बाकी एनिमल्स की बॉडी जो है वो एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए यूज़ कर रही होती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? ये सबसे कॉमन सोर्स हैं एनर्जी का। और उसके नीचे बॉक्स में लिखा गया है कि प्रोटीन्स और लिपिड्स
जो हैं ये असल में क्या कर रहे होते हैं, प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं ये वाइटल बिल्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं बॉडी के लिए। अब देखें ये वाइटल बिल्डिंग कंपोनेंट्स कैसे हैं। 4th चैप्टर जो है सेल वाला चैप्टर, उसमें हमने मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाता है। और उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसमें लिपिड्स की 2 लेयर्स होती हैं, यानी लिपिड बाय लेयर मौजूद होती है, ठीक है। और उसके अलावा उसके अंदर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स कहीं कहीं पर एम्बेडेड हुए होते हैं, धंसे हुए होते हैं। तो अब देखें यहाँ पे मेम्ब्रेन्स क्या हैं, ये बिल्डिंग में या कंस्ट्रक्शन में जो है ना वो आ रहा होता है, ठीक है। तो प्रोटीन्स और लिपिड्स दोनों जो हैं ये वाइटल बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैं, यानी ये हमारी बॉडी की बिल्डिंग, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं और हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी के तौर पर यूज़ कर रही होती है। अच्छा, प्रोटीन और लिपिड्स जो हैं ये बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनसे हमें एनर्जी हासिल नहीं होती, इनसे हमें एनर्जी भी हासिल होती है। इनसे हमारा सेल जो है वो एनर्जी लेता है। वो किस तरह लेता है कि प्रोटीन्स और लिपिड्स को कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में, और फिर उसके बाद उस कन्वर्जन से हासिल होने वाली प्रोडक्ट की सेलुलर रेस्पिरेशन करके तो एनर्जी हासिल कर ली जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद करना है। जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोटीन्स एंड लिपिड्स कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर एनर्जी, यानी प्रोटीन्स और लिपिड्स को भी एनर्जी के लिए यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, ज़रा वापस आएँ तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने कार्बोहाइड्रेट की हेडिंग दी थी, साथ में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो इस टॉपिक के अंदर मौजूद है वो मैंने अलग से लिखी है, वो मैंने अंदर नहीं लिखी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये MCQs में अक्सर और बेशतर आ जाती है। तो वो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में एनर्जी कितनी होती है, कितनी किलो कैलोरीज हमें एनर्जी, हम अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का कंज्यूम करें तो उससे हमें कितनी एनर्जी मिल जाएगी। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स का 1 ग्राम यूज़ करें तो उससे हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो मिलती है। अगर आप इसको कैलोरीज में कन्वर्ट करें तो 4000 कैलोरीज सिर्फ 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने से हमें मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट कंटेन 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम के अंदर 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मौजूद होती है, या 4000 कैलोरीज, 4000 कैलोरीज जो है वो एनर्जी मौजूद होती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन MCQs के लिए, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद करना है। अच्छा जी, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है इसका आज के लेक्चर का वो है लिपिड्स। सबसे पहले तो लिपिड्स जो हैं इनकी हम कंपोजिशन देखेंगे कि लिपिड्स खुद किस चीज़ से बने हुए होते हैं। लिपिड्स जो हैं ये 2 चीज़ों से मिलकर बनते हैं, ठीक है, 2 इसके कंपोनेंट्स होते हैं। और वो 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक होते हैं फैटी एसिड्स और दूसरे होते हैं ग्लिसरॉल। लिपिड्स प्रेजेंट इन फूड आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। लिपिड्स जो हैं ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बनते हैं। नीचे मैंने एक सिंपल सी इक्वेशन भी लिखी है कि फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, और नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्ट में मैंने लिपिड लिखा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट MCQs लाइन है इसको, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ लिपिड्स इन प्रेजेंट इन फूड। तो जो खुराक में लिपिड मौजूद होती है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है, एक फैटी एसिड और दूसरा ग्लिसरॉल। इसके बाद हैं टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। ये जहाँ पे हमने जो फैटी एसिड का जिक्र किया है तो फिर फैटी एसिड्स की आगे टाइप्स कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। फैटी एसिड्स की 2 टाइप्स होती हैं, ये भी MCQs में आ जाता होता है कि फैटी एसिड्स की टाइप्स कितनी हैं। तो इसका ऑप्शन आपने क्या लगाना है, 2 टाइप्स लगाना है। अब वो 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं? पहली टाइप जो है वो कहलाती हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरी टाइप कहलाती हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो पहले हम सैचुरेटेड फैटी एसिड का जिक्र करेंगे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या चीज़ें हैं और ये हमें हासिल कहाँ से होता है, इसका सोर्स वगैरह क्या है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं saturated fatty acids have all their carbon atoms bonded to hydrogen atom। जितने भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनके अंदर जो जितने कार्बन एटम्स हैं वो सब के सब किसके साथ बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, वो हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव ऑल देयर कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में तमाम कार्बन एटम्स ने बॉन्ड बनाया हुआ होता है हाइड्रोजन एटम्स के साथ। अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितने भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं,
यानी ठोस शक्ल में पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका सोर्स क्या है? दे आर मेनली कम्स फ्रॉम एनिमल सोर्स। ज़्यादातर हमें ये सैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो एनिमल से मिल रहे होते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं कि देयर इज़ नो डबल बॉन्ड इन देम, इनके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, नो डबल बॉन्ड। एक बार दोबारा से देख लें कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स हैं जिनमें तमाम कार्बन एटम्स जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं हाइड्रोजन एटम्स के साथ सिंगल बॉन्ड्स के ज़रिए से, और इनके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता। और ये रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठोस शक्ल में पाए जाते हैं। और सोर्स कहाँ, हमें ये हासिल कहाँ से होते हैं? हमें ये हासिल हो रहे होते हैं मेनली एनिमल सोर्स से। और एग्जांपल में इसके क्या आएगा? एनिमल फैट्स, यानी जो जानवरों के जिस्म के अंदर चर्बी मौजूद होती है, वो असल में चर्बी जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बनी हुई होती है। इसके बाद दूसरे हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या है? अब इनमें तो हमने कहा कि डबल बॉन्ड नहीं पाए जाते, लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं इनके अंदर डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट। डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट। तो डबल बॉन्ड्स किस शक्ल में पाए जाते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव सम ऑफ देयर कार्बन एटम्स डबल बॉन्डेड इन प्लेस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। यानी इनमें क्या होता है? हाइड्रोजन मौजूद होते हैं इनमें, यानी कि हाइड्रोजन मौजूद ही नहीं होते, हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन की मौजूदगी के बावजूद इसमें क्या होता है? कुछ कार्बन एटम्स ने एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड्स भी बनाए हुए होते हैं। पीछे हमने पढ़ा है सैचुरेटेड फैटी एसिड में कि सारे कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम्स के साथ ही जुड़े होते हैं और वो सिंगल बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कुछ कार्बन एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ भी डबल बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। और दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जब अगर हम इनको रूम टेम्परेचर पे रखें तो ये वहाँ पे हमें लिक्विड की फॉर्म में मिलेंगे, यानी ये ठोस शक्ल में नहीं होते। जैसे पीछे हमने सैचुरेटेड फैटी एसिड का पढ़ा है कि उसमें जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो रूम टेम्परेचर पर पड़े हों तो वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं ये अगर रूम टेम्परेचर पर पड़े हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद होंगे। इसके बाद है इनका सोर्स। मेनली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कम्स फ्रॉम प्लांट सोर्स, यानी ज़्यादातर हमें ये कहाँ से मिल रहे होते हैं? ये हमें प्लांट्स से हासिल होते हैं। प्लांट्स से जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनकी एग्जांपल में हम ऑयल्स लिख सकते हैं। अब देखें जितने भी ऑयल हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, या मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है, या जितने भी ऑयल्स, आप सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये सारे के सारे हमें कहाँ से हासिल हो रहे हैं? प्लांट से हासिल हो रहे हैं। तो ऑयल्स जितने भी होते हैं ये सारे के सारे जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लिए हुए होते हैं। अच्छा, यहाँ पे दोनों का हमने कंपैरिजन कर लिया है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के अंदर, इसको अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट फर्दर एग्जांपल्स भी हैं जो आपकी बुक के अंदर दी गई हैं। वो फर्दर एग्जांपल्स क्या हैं कि एक तो उन्होंने बटर की एग्जांपल दी हुई है यानी मक्खन की, और दूसरी उन्होंने सनफ्लावर ऑयल की एग्जांपल दी हुई है। अगर आप बटर को देखें तो बटर के अंदर यानी मक्खन के अंदर, मक्खन आपको देखें वो थोड़ा सॉलिड फॉर्म में भी होता है और थोड़ा बहुत वो समटाइम मेल्ट भी हो जाता है। तो जो बटर है इसमें 70% असल में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, और 30% इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। वो जो उसकी सॉलिड फॉर्म है असल में वो 70% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मौजूदगी की वजह से होती है, ठीक है। और क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, और जो इसकी थोड़ी मेल्ट फॉर्म होती है वो असल में 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मौजूदगी की वजह से होती है। इसके बाद नेक्स्ट सनफ्लावर ऑयल था। सनफ्लावर ऑयल जो होता है, सनफ्लावर ऑयल के अंदर 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। अभी हमने पीछे जिक्र किया है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं ये रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, माया शक्ल में होते हैं। तो सनफ्लावर ऑयल नाम से ही जाहिर है कि ये ऑयल है तो ऑयल लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं।
तो सनफ्लावर ऑयल के अंदर 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और 25% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर ऑयल के अंदर ज़्यादा जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद हैं, इसलिए ये लिक्विड फॉर्म में होगा। और दूसरा क्या है कि इसके अंदर जो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं वो कम परसेंटेज में पाए जा रहे हैं, तो उस वजह से भी ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद होगा। तो ये हमारी फर्दर एग्जांपल जो आपकी बुक में लिखी हुई हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, बटर और सनफ्लावर ऑयल। तो इसके बाद जो है ना, ये एक मैंने एडिशनल चीज़ लिखी है जो आपकी बुक के अंदर मौजूद नहीं है, इसको भी आपने याद कर लेना। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपके काम आएगी आगे। टाइप्स ऑफ लिपिड्स ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ फैटी एसिड्स। लिपिड्स की इकसाम किस बुनियाद पे? फैटी एसिड्स की इकसाम की बुनियाद पे, कि किस कौन से लिपिड्स जो हैं उनके अंदर कौन सी फैटी एसिड पाई जाती हैं या फैटी एसिड्स की परसेंटेजेस पाई जाती हैं, उस बुनियाद पे भी हमने इसकी दो टाइप्स की हैं। टू टाइप्स होती हैं लिपिड्स की ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ फैटी एसिड्स। वो टू टाइप्स कौन कौन सी हैं? एक तो होते हैं फैट्स और दूसरे होते हैं ऑयल्स। इनका कुछ जिक्र हमने पीछे भी कर लिया है, लेकिन मैंने अलग से इसका जिक्र किया ताकि ये आपको अच्छी तरह से मेमोराइज हो जाए। तो फैट्स जो हैं, ये फैट्स जो हैं, आपको पता है फैट्स जो होते हैं, चर्बी जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, तो जाहिर बात है फिर इसके अंदर क्या होगा कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जिनके अंदर सारे कार्बन एटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाए हुए होते हैं, तो फैट्स के अंदर हायर परसेंटेज किसकी होगी? फैट्स के अंदर हायर परसेंटेज मौजूद होगी किसकी? सैचुरेटेड फैटी एसिड की। इसलिए ये क्या होते हैं, ज़रा सॉलिड फॉर्म में मौजूद होते हैं। और दूसरी तरफ ऑयल्स था, तो ऑयल का भी हम पीछे पढ़ चुके हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, कि उसकी एग्जांपल ही ऑयल थी। तो ऑयल्स के अंदर किस चीज़ की हायर परसेंटेज होती है जिसकी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में मौजूद होते हैं? इनके अंदर हायर परसेंटेज होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। तो वो लिपिड्स जिनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की परसेंटेज ज़्यादा हो वो ठोस फॉर्म में होते हैं और वो फैट्स होते हैं। और जो वो लिपिड्स जिनके अंदर हायर परसेंटेज किसकी हो? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की हो, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और वो ऑयल होते हैं। ये दोनों लिपिड्स ही, लेकिन ये लिपिड्स की दो फॉर्म्स हैं, टू टाइप्स हैं एक तरह की। किस बुनियाद पे? फैटी एसिड्स की प्रेजेंस की बुनियाद पे, कि किस में कौन सा फैटी एसिड मौजूद है। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। लिपिड का जो फंक्शन है ना, इसमें हमने इधर पीछे ही पढ़ लिया था कि प्रोटीन्स और लिपिड्स जो होते हैं ना, ये वाइटल बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैं हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी में जो मेन चीज़ होती है ना, वो होती है हर सेल की मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मेम्ब्रेन्स जितनी भी हैं, जैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें उसका जो लिपिड बाइलेयर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, वो मॉडल जो है वो बना ही लिपिड से होता है। तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है, जिस काम के लिए लिपिड्स को यूज़ किया जा रहा होता है, वो मेम्ब्रेन्स हैं। ठीक है, सेल्स की मेम्ब्रेन, और इसके अलावा जो सेल के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं सेल की, उनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो भी जो है वो लिपिड से मिलकर बनी हुई होती हैं। इसके अलावा आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा न्यूरॉन के बारे में, और हमने 4th चैप्टर में भी न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था कि न्यूरॉन जो है ये यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का, यानी नर्व सेल या न्यूरॉन दोनों कोई भी एक चीज़ है ये। तो न्यूरॉन्स का जो एक्सॉन होता है ना, एक होती है उसके ऊपर सेल बॉडी बड़ी सी, ठीक है, जिसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह मौजूद होता है। एक उसमें एक्सटेंशन नीचे आ रही होती है, उस एक्सटेंशन के ऊपर लिपिड की शीट चढ़ी होती है, यानी लिपिड की कवरिंग हुई होती है। तो वो जो लिपिड की कवरिंग होती है वो भी किससे बनी हुई होती है? वो लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है। इसके अलावा हार्मोन्स भी हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे हैं जो लिपिड से बने हुए होते हैं, और लिपिड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स भी है, यानी हमें इससे एनर्जी भी हासिल होती है। लास्ट पे है सोर्सेज ऑफ लिपिड्स के। लिपिड्स हमें हासिल कहाँ से होते हैं? लिपिड्स जो हैं ये हमें मिल्क से, बटर, चीज़, एग्स, मटन, फिश, मस्टर्ड सीड्स, कोकोनट और ड्राई फ्रूट से। यहाँ पे 9 सोर्सेज बताए हुए हैं। दूध है, मक्खन है, चीज़, अंडे, मटन, फिश है, मस्टर्ड सरसों के बीज, सरसों का जो ऑयल हासिल होता है हमें, और इसके अलावा कोकोनट और जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उन सब के अंदर भी लिपिड्स मौजूद होते हैं। तो हम ये चीज़ें कंज्यूम करके लिपिड्स हासिल कर सकते हैं।
अब यहाँ पे आए ज़रा, जहाँ से हमने लिपिड का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे जिस तरह मैंने कार्बोहाइड्रेट का लिखा कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो है वो एनर्जी कितनी मौजूद होती है 1 ग्राम के अंदर, तो लिपिड्स के अंदर भी हमने देखना है कि 1 ग्राम के अंदर कितनी एनर्जी मौजूद होती है। लिपिड का अगर सिर्फ हम 1 ग्राम कंज्यूम करते हैं तो 1 ग्राम कंज्यूम करने पर हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो मिल रही होती है। अगर आप इसको कैलोरीज के अंदर कन्वर्ट करें तो ये 9000 कैलोरीज बनती है। तो 1 ग्राम लिपिड कंटेन 0.9 किलो कैलोरीज पर ग्राम। लिपिड के 1 ग्राम के अंदर 9 किलो कैलोरीज, और ये आप हिसाब लगाएं कि मोर देन डबल है देन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में सिर्फ 4 किलो कैलोरीज एनर्जी पर ग्राम मिलती थी और लिपिड से हमें 9 किलो कैलोरीज, यानी उससे डबल से भी ज़्यादा एनर्जी मिल रही होती है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं टॉपिक को जल्दी से। आज हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड के इंसानी खुराक के अज्जा जो हैं वो कौन कौन से हैं, और इसमें हमने देखा कि ह्यूमन और बाकी जितने भी एनिमल्स हैं इनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्लांट्स की निस्बत ज़रा कम्प्लेक्स होती हैं। ह्यूमन को जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जिनको वो यूज़ करता है अपने न्यूट्रिशन में, वो कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, मिनरल्स और वाइटामिन, और इनके साथ साथ हमें वाटर भी रिक्वायर्ड होता है। फिर हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के 1 ग्राम के अंदर 4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये तमाम एनिमल्स के लिए बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी भी हैं, और हम अपनी आधी से 2/3 जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं डेली की वो हम कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करके अपनी पूरी कर रहे होते हैं। और ग्लूकोज, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs लाइन, ग्लूकोज जो है ये सबसे कॉमनली और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद इसके ग्लूकोज के अलावा भी कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं जैसे माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और स्टार्च। इसके बाद हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें हासिल कहाँ से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स इंसान ब्रेड से, पास्ता, ब्रेन, पोटैटोज, बीन्स, राइस और सीरियल्स वगैरह से हासिल कर सकता है। साइड पे एक बॉक्स था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कॉमन सोर्स है एनर्जी का तमाम ऑर्गेनिजम्स के लिए, और प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं ये बिल्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए, लेकिन हम प्रोटीन और लिपिड से एनर्जी भी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद लिपिड्स हैं। लिपिड्स के 1 ग्राम के अंदर 9 किलो कैलोरी एनर्जी मौजूद होती है, और लिपिड्स खुद किस चीज़ से बना होता है? ये 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक फैटी एसिड और दूसरा ग्लिसरॉल। इसके बाद टाइप्स थी फैटी एसिड्स की, 2 टाइप्स थी फैटी एसिड्स की, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में तमाम कार्बन आइटम जो हैं वो हाइड्रोजन आइटम के साथ बॉन्ड बनाए हुए होते हैं और इनमें किसी किस्म का कोई डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता, और ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में मौजूद होते हैं, और मेनली ये हमें एनिमल सोर्स से हासिल हो रहे होते हैं, और इसकी एग्जांपल थी एनिमल फैट। फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड थे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं ये इनमें क्या होता है कि कुछ कार्बन एटम्स ने हाइड्रोजन के अलावा एक दूसरे के साथ मिलकर ही डबल बॉन्ड भी बनाए हुए होते हैं, यानी इनके अंदर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। और मेनली हमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्लांट सोर्स से हासिल हो रहे होते हैं। एग्जांपल इसकी ऑयल थी। कुछ और एग्जांपल भी बुक में दी हुई थी, एक बटर की और एक सनफ्लावर ऑयल की। बटर के अंदर 70% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। सनफ्लावर ऑयल के अंदर 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और 25% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ लिपिड्स थी ऑन द बेस ऑफ टाइप ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स की टाइप की बुनियाद पर लिपिड्स की इकसाम, वो 2 इकसाम थी, एक फैट और दूसरे ऑयल। फैट्स हम उन लिपिड्स को कहते हैं जिनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो ज़्यादा परसेंटेज में पाए जाते हैं, और ऑयल्स हम उन लिपिड्स को कहते हैं जिनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा परसेंटेज में पाए जाते हैं। इसके बाद फंक्शंस ऑफ लिपिड्स था। फंक्शंस में ये मेम्ब्रेन्स बनाने के लिए न्यूरॉन के ऊपर जो लिपिड की एक शीट सी या कवरिंग सी चढ़ी होती है वो हार्मोन्स और एनर्जी सोर्स के लिए यूज़ कर रही होती है हमारी बॉडी। और लिपिड्स हमें हासिल कहाँ से होते हैं? मिल्क, बटर, चीज़, एग्स, मटन, फिश, मस्टर्ड सीड्स, कोकोनट और ड्राई फ्रूट्स। अच्छा, साइड पे एक बॉक्स जो है वो दिखाया जा रहा है आपको। इस बॉक्स में आप देखें तो उन्होंने बताया हुआ है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, यानी जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ये अगर हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या होता है कि ये क्योंकि सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, और हमारी बॉडी के अंदर भी ये क्या होता है कि हमारी ब्लड आर्टरीज़ के अंदर ये क्लॉग होना शुरू हो जाते हैं, यानी जमना शुरू हो जाते हैं, और साथ साथ ये हमारे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा देते हैं। तो इसलिए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स अगर हम कंज्यूम करेंगे और ये आर्टरीज़ के अंदर, ब्लड आर्टरीज़ के अंदर क्लॉग हो जाएंगे, जम जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा
कि हमें जो है वो हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी और उनमें से ब्लड पास नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक्स का मसला भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस वाले ये कहते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स यानी फैट्स या बनस्पति घी वगैरह या चर्बी वगैरह का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।